हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं। कौन सा? मतलब वो वाला चैप्टर, उस चैप्टर की बात करने वाले हैं हमें आज़ादी कैसे मिली थी। हमें पता है कि हमें 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन वो हमें मिली कैसे थी। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट लेके आए थे वो, और हमें आज़ादी किस किस ने दिलवाई थी। तो वो सब कुछ हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड द वाई ऑफ दिस चैप्टर। अंडरस्टैंड द वाई ऑफ दिस चैप्टर मतलब हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है। तो पहले इंडिया जो है वो एक नेशन है, मतलब इंडिया एक नेशन है या फिर इंडिया एक कंट्री है। अब कंट्री के अंदर जितने भी पीपल हैं उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई। तो इंडिया एक नेशन है, नेशन से नेशन के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई। अब अगर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ भी गई तो हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली। तो कहानी बनाओ इसकी एक। तो इंडिया एक नेशन है, नेशन मतलब पहले इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रोविंसेस हुआ करती थी। जैसे राजस्थान के अंदर कोई राजा है, बंगाल प्रोविंसेस हो गई, मद्रास प्रोविंस हो गई। तो वैसे अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे और उन किंगडम्स के अलग अलग किंग हुआ करते थे। तो इंडिया के अंदर क्या है, नेशन है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी प्रोविंसेस है इंडिया के अंदर। और प्रोविंसेस, जब ब्रिटिशर्स ने सभी प्रोविंसेस को जीतना स्टार्ट कर दिया, जब उन्होंने हर प्रोविंस के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों को गुस्सा आया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और जब उन्हें गुस्सा आया तो उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो नेशनलिज्म के अंदर भी आ गए हम। तो उनके अंदर जब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई तो उन्हें लगा कि हमें इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना ही होगा। बाद में इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट लेके आई, बहुत संघर्ष किया और अल्टीमेटली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो टेक अ रिवाइंड ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री। पूरी क्लास 8 हिस्ट्री के अंदर हमने जो जो भी पढ़ा है उसे हम फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। तो ब्रिटिश कंक्वेस्ट, तो हमने चैप्टर 2 के अंदर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर आ गए थे, और वो इंडिया के अंदर आ गए थे, बाद में उन्होंने अलग अलग एरियाज को अपने अंडर के अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ गए, सब्सिडरी अलायंस, क्लेम टू पैरामाउंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बहुत सारे लॉज लाना स्टार्ट कर दिए, नए नए कानून लेके आए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, और उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वो लॉज लेके आए, जैसे हमने हमारे थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि वो परमानेंट सेटलमेंट लेके आ गए, महल वाले सिस्टम, रियोट वाले सिस्टम। तो वो हमने हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। फिर हमने देखा कि ये जो नए लॉज थे और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने लगे, तो इन लॉज का इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर पड़ा। तो इनका इम्पैक्ट पीजेंट के ऊपर पड़ा, जैसे हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि पीजेंट्स को कितना सफ़र करना पड़ा। ट्राइब्स के ऊपर भी पढ़ा, ट्राइब्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट रहा। एजुकेशन के ऊपर, तो सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि एजुकेशन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट रहा। इंग्लिश एजुकेशन आ गई, एजुकेशन को कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा, तो एजुकेशन के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। फिर इंडस्ट्रीज, तो हमने वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इसका बुरा इम्पैक्ट रहा। उनको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडस्ट्रीज थी उनके साथ में compete करना पड़ रहा था। तो इन सभी जो ये जितने भी सेक्टर्स हैं इनके ऊपर नए रूल्स का, नए लॉज का इम्पैक्ट रहा। रिलेट विद द इशू सच एज वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म,
और हमने देखा था कि हमारे पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि वुमेन जो थी वो सफ़र कर रही थी, कास्ट भी सफ़र कर रहा था और उसके अंदर रिफॉर्म लाने की बात की गई। अब जब रिफॉर्म लाने की बात की गई, रिफॉर्म तो रिफॉर्मर्स लेके आए थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन रिफॉर्मर्स का सपोर्ट किया था। जैसे हमने जो विडो रीमैरिज वाला कंसेप्ट था उसके अंदर जाना था कि 1856 के अंदर विडो रीमैरिज के लिए एक एक्ट पास किया जाता है और विडो रीमैरिज की बात कौन करते हैं? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो वो विडो रीमैरिज की बात करते हैं तो उसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्ट को पास कर देती है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनका इम्पैक्ट पड़ रहा था। और जो वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो रिफॉर्म लाने की जो रिफॉर्मर्स बात कर रहे थे उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी कारण से बाद में आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 बाद में इसका आउटबर्स्ट हुआ। मतलब ये बूंद बूंद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे हमारे इंडिया के पीपल। तो पीजेंट्स, ट्राइबल्स, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा था। और जब ब्रिटिशर्स रिफॉर्म लाना चाह रहे थे तो भी हमारे इंडिया के पर्सन्स बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो सोच रहे थे कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों हमारे जो रिलीजियस मैटर है उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है। तो बाद में उन्हें गुस्सा आया और वो गुस्सा फूटा कहाँ पे? 1857 के रिवॉल्ट के अंदर। तो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसे। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि और हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ऑल दिस फैक्टर्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब हमने देखा था कि जो लोग होते हैं वो रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो रिवॉल्ट के अंदर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको गुस्सा आता है कि वो ब्रिटिशर जो होते हैं वो इनके ऊपर रूल कर रहे होते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं वो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पीजेंट्स को उनके खेतों से निकाल देती है, उनका जो खेत होता है उसे अपने अंडर के अंदर ले लेती है। तो वैसे वो गुस्सा थे। तो ये सब कुछ हमने हमारे 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो ऑल दिस फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स थे, क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। वो एक डिसकंटेंट जो है वो पैदा कर रहे थे, मतलब लोगों को गुस्सा दिला रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। तो डिससेटिस्फिकेशन, जब वो डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से तो बाद में उनको लगा कि यार ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था इसके अंदर तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाए, लेकिन अब हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली 1947 के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो बाद में हमने रिलेट कर लिया है हमारे इस चैप्टर से, क्यों पहले लोग गुस्सा थे, वो गुस्सा 1857 के रिवॉल्ट के अंदर फूटा। बाद में उन लोगों को पता चला कि नहीं यार इसके अंदर तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में भी लोग क्या थे? डिसकंटेंट फील कर रहे थे और वो डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से। तो बाद में क्या होता है कि वो एक नेशनल मूवमेंट जो है वो बनना स्टार्ट होता है। तो रिवॉल्ट के बीच में और मूवमेंट के बीच में हम आपको डिफरेंस बताते हैं। तो रिवॉल्ट मतलब सडन अपराइजमेंट होता है। जैसे जो आपने सुना होगा कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उससे 1 साल पहले चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड होता है। जैसे 1870 से 1947, तो ये लॉन्ग पीरियड है। तो जो लॉन्ग पीरियड होता है उसे मूवमेंट बोलते हैं और जो सडन अपराइजिंग होती है उसे हम रिवॉल्ट बोलते हैं। तो समझ में आया ना, इसे हम मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है। इसे हम ऐसे नहीं बोलते द मेकिंग ऑफ द नेशनल रिवॉल्ट नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टाइम पीरियड है, हमें आज़ादी लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। तो 1870 से 1947 तक तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। मतलब जो नेशनलिज्म होता है वो लोगों के अंदर इमर्ज होता है। लोग जो होते हैं उनके अंदर ये इमरजेंस हो जाता है कि हमें इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए। फिर अ नेशन इन द मेकिंग, इंडिया जो है वो कैसे बनता है? अ नेशन इन द मेकिंग, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ये जो है ये स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक का, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल गिव इट। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है। तो इस वाले जो टॉपिक है
ये वाला जो टॉपिक होगा इसके अंदर हम लाल बाल पाल की एक तिकड़ी को पढ़ने वाले हैं। फिर द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, लोगों के अंदर आज़ादी लेने की भावना पैदा हुई, और वो आज़ादी लेने की भावना तो पैदा हो गई, तो आज़ादी लेने की भावना पैदा हुई, उसके बाद में क्या है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, जो मास नेशनलिज्म होता है वो बढ़ने लगता है, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो जितने भी लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट के अंदर। फिर द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, फिर महात्मा गांधी आ जाते हैं। जब महात्मा गांधी आएंगे उससे पहले हम 2 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने हमारे 7th वाले चैप्टर के अंदर 2 ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ट्रेडिशन, जो एक तो ओरिएंटलिस्ट और एक एंग्लिसिस्ट, तो वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भी हम 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक मॉडरेट्स का ग्रुप और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट का। फिर महात्मा गांधी आते हैं इंडिया के अंदर 1915 के अंदर, और बाद में वो मूवमेंट लॉन्च करते हैं द रॉलेट सत्याग्रह। वो सत्याग्रह मतलब वो अहिंसा के पथ पे चलते हैं। तो पहले अगर मान लो हमारा नेशनल मूवमेंट ऐसे चल रहा था, तो बाद में महात्मा गांधी के आने के बाद में वो ऐसे हो गया। पहले जो लोग थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर लोग जो थे वो लड़ाई वगैरह करते थे, लेकिन ये जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, तो वो उन्होंने सत्याग्रह वगैरह लॉन्च किए। फिर खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो जब महात्मा गांधी आए थे तो महात्मा गांधी ने 3 बड़े मूवमेंट को लॉन्च किया था। उनमें पहला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत एजिटेशन क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, वो हम हमारे इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमने हमारे कुछ टॉपिक्स की तो बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम और टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिर पीपल इनिशिएटिव्स, फिर द पीपल्स महात्मा, जो पीपल्स थे उनके महात्मा, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पीपल्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट के अंदर। द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, अब 1922 से 1929 का जो टाइम पीरियड होता है वो ट्रूस पीरियड होता है, मतलब इसके बीच में बहुत सारी पार्टी बनती है, जैसे स्वराज पार्टी बनती है, वैसे ये जो 22 से 29 का जो पीरियड है वो एक ट्रूस पीरियड होता है। इसके अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे भी बंद कर दिया जाता है। फिर रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, अब हमने देखा था कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तो थे, लेकिन एक ग्रुप और था, तो जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गुरुदेव, तो ये सब कुछ जो है रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लीडर थे। फिर द मार्च टू दांडी, मतलब मार्च से दांडी के लिए, तो इसके अंदर हम महात्मा गांधी जी के 2nd बड़े मूवमेंट की बात करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने 3 बड़े मूवमेंट को लॉन्च किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो जो वुमेन्स थी वो भी हमारे इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जैसे हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर देखा था, ज़्यादा जो एजुकेशन एलाइट्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है इसके अंदर वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती है, मैन भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्विट इंडिया एंड लेटर, अब 3rd बड़ा मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद में क्या हुआ, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। उस इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या काम किया, कैसे किया, वो हम हमारे इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिर टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फिर हमें जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है वैसे ही पार्टीशन हो जाता है, मतलब जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली वैसे इंडिया पाकिस्तान ये अलग हो गए। तो पार्टीशन कैसे होता है, कौन करवाता है ये पार्टीशन, तो वो सब कुछ हम हमारे इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमने हमारे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने हमारे चैप्टर की थीम समझ ली और हमने देख लिया कि हम कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments and do subscribe our channel. Thank you so much.